थाना ऐसा स्थान नहीं रहा जहां जाके आदमी दिल खोल के अपनी बात कहे और उसको लगे कि मुझे मदद मिलेगी। एक तो उसको भय लगता है, उसको एक सिफारिशी चाहिए तो थाने की सीढ़ी चढ़ेगा आदमी, वरना डरेगा। और दूसरा, अपराध हो, पुलिस बाद में कार्रवाई अच्छे से करे, अलग बात है, लेकिन अपराध में खुद पुलिस भी शामिल होने लगे। अगर 10 रेप के किस्से उत्तर प्रदेश में आते हैं तो पता लगता है 4 में पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं और 6 में बाकी समाज के लोग। तो जिन पर जवाबदारी है चीजें दुरुस्त रखने की, वो खुद अपराध में शामिल हो रहे हैं। अब दो बातें आपने उठाई। एक तो पुलिस थाने में जाने में क्यों डर लगता है। देखिए, पुलिस थाने में जाने में क्यों डर लगता है कि अपराध का पंजीकरण हो या ना हो, या पंजीकरण में अत्यधिक विलंब हो, और पंजीकरण कराने का आप ज्यादा जोर देंगे तो पुलिस की तरफ से भी रेजिस्टेंस होगी, हो सकता है उसमें कुछ अप्रिय संवाद भी हो जाए। यही बात होती है जी। हाँ, अप्रिय संवाद से मतलब समझ लीजिए गाली गलौज भी हो सकता है। ठीक है, वो इस पे निर्भर करेगा कि आपके सोशल स्टेटस के हैं। ज्यादा प्रेस वाले होंगे तो आपको कुर्सी में बैठा के चाय पिला देंगे, और कोई आम आदमी ऐरा गहरा हुआ तो उसको गाली गलौज भी पड़ जाएगी। ये ठीक, मैं अपनी जगह मानता हूँ, पर इसके पीछे जड़ क्या है। फिर देखिए, मैं कहता हूँ समस्या की जड़ पे जाइए। अपराध बढ़ने के लिए या अपराध की संख्या में वृद्धि के लिए क्या समाज तैयार है, क्या अपोजिशन पार्टी तैयार है, क्या मीडिया तैयार है, क्या रूलिंग पार्टी तैयार है। इसी उत्तर प्रदेश में एक बार मायावती ने जब मुख्यमंत्री थी तो डंके की चोट पे ये घोषणा की कि हमारे कार्यकाल में 70% अपराध कम हो गया। सब अखबार में, सब मैगजीन में उन्होंने फोटो निकाली अपनी उपलब्धियों की, और उसमें पहली उपलब्धि थी 70% अपराध में कमी। किसी मीडिया हाउस ने, किसी टीवी चैनल ने ये सवाल नहीं उठाया कि आखिर कौन सी जादुई छड़ी थी जिससे 70% अपराध कम हो गए। किसी ने नहीं सवाल उठाया। आखिरकार मैंने फिर कहा कि ये देश, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अपराध दर्ज नहीं हो रहे हैं। मैंने एक 6 पेज की आख्या बनाई, उसके साथ 10-15 पेज की सप्लीमेंट्री परिशिष्ट लगाए और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया कि उत्तर प्रदेश में ये तमाशा हो रहा है, 70% अपराध कम होने का दावा किया जा रहा है। और आप जानते हैं उन दिनों क्या हुआ, जिन एसपीज और जिन डीआईजीज ने केवल 30 से 50% तक अपराध कम किए थे, उसमें करीब 6 आईपीएस अधिकारी जो सुप्रिंटेंडेंट पुलिस या डीआईजी थे वो सस्पेंड हो गए। क्यों सस्पेंड हो गए? क्योंकि आपने 70% के बजाय 30 से 50% ही अपराध कम किए। न तो अपोजिशन ने किसी ने इस बात को उठाया, न मीडिया ने उठाया, न गवर्नमेंट, न भारत सरकार ने उठाया। आखिर ये क्या बात है? क्या बात है? मतलब अगर हुकूमत नहीं चाहती कि अपराध बढ़े और अपोजिशन पार्टी तैयार रहते हैं, कमर कसे तैयार बैठे हैं कि अपराध बढ़ा तो हम असेंबली में हल्ला मचा देंगे कि अपराध स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। अच्छा, अगर थोड़े से अपराध बढ़ जाए तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री डीजीपी को बुलाते हैं, भैया ये क्या कर रहे हो यार, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे असेंबली में, तुम जरा फिगर कर मैनेज करो। ये वो डीजीपी से कहते हैं। अपोजिशन पार्टी का ये हाल है। मीडिया को एक मसाला मिल जाता है कि अपराध बढ़ गया, बलात्कार बढ़ गया, ये बढ़ गया, उड़ गया, वो अलग हल्ला मचाते हैं। तो पहली बात समाज को ये समझना पड़ेगा कि पुलिस के कार्य का आकलन कैसे किया जाए। अगर आंकड़ों के हिसाब से करना है तो ये तमाशा चलता रहेगा। अगर वही नजरिया बदल जाए कि नहीं, हम जनता में कितनी सुरक्षा की भावना है, अपराधों का अन्वेषण और डिटेक्शन कितना अच्छा हो रहा है, इस पे अगर पुलिस के काम का आकलन हो तो देखिए पुलिस फिर अपराध ज्यादा दर्ज होने लगेंगे, और जब ज्यादा दर्ज होने लगेंगे तो आपके थाने आने में पुलिस को कोई मुसीबत नहीं होगी। तो मतलब मेरा देखिए कहने, सब समस्याओं का एक जड़ होती है। जड़ पे हम जाते नहीं, बस कहते हैं पुलिस ने भाई हम अपराध दर्ज कर दें तो हमको जूते हर तरफ से पड़ते हैं। समाज ये चाहता है कि अपराधों की फिगर जरा मैनेज की जाए, डॉक्टर की जाए। आखिर हर महीने, हर साल कमिश्नर ऑफ पुलिस एक वार्षिक बैठक करते हैं और जिसमें वो अपराध के आंकड़े दिखाते हैं। मतलब इतने बढ़िया से आंकड़े मैनेज होते हैं और भारत सरकार की नाक के नीचे, हिंदुस्तान के प्रेस के नाक के नीचे, और सब लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर फिगर्स मैनेज डॉक्टर करके बढ़िया से रखी जाए तो आप लोग खुश हो जाते हैं, और वही अगर ईमानदारी से रख दें तो आप हमारी उनकी इज्जत उतार लेंगे। प्रकाश सिंह जी, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, एक परसेप्शन बना कि भाई पुलिस, सपा की पुलिस, बसपा की पुलिस, और कुछ थोड़े बहुत कम अल्प मात्रा में कांग्रेस और बीजेपी की पुलिस, और जो शेष बच गए, अव्वल तो बचे रहे, जो बच गए कुछ 2, 4, 5 लोग, वो फिर किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहते।
इस सूरत हाल में कैसे क्राइम रुकेगा और कैसे जनता को ये भरोसा होगा कि ये न्याय करेगी व्यवस्था? अभी जो आपने बात कही ये हो गया पुलिस के राजनीतिकरण के बाद जी। और इसके थोड़ी देर पहले आपने एक दूसरा सवाल पूछा था, वो पुलिस के अपराधीकरण की हाँ, बात। पुलिस खुद भी अपराधीकरण का हिस्सा हो गई। जी, तो आपने राजनीतिकरण और अपराधीकरण दोनों का मुद्दा उठा दिया। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि अब राजनीतिकरण कैसे हुआ है शनै शनै। देखिए, एक तो पुराने जमाने के पॉलिटिशियंस थे। पुराने जमाने के पॉलिटिशियंस ये था कि अगर वो आपकी कार्यशैली से पसंद नहीं है तो कहते थे भाई अब इनको जाने तो अब क्या करें, या तो उनको किसी तरह से निभा देते थे या उनको किसी दूसरी अच्छी जगह बाइज्जत उनको कहीं और भेज देते थे। बाइज्जत, ये शब्द ध्यान में रखिए। अब की जो नस्ल जो पॉलिटिशियंस के वो दूसरे किस्म के हैं। अगर वो आप उनका काम नहीं करेंगे तो न केवल वो आपको हटाएंगे, हो सकता है आपको कचरे में डाल दें, या और ज्यादा नाराज होंगे तो आपके खिलाफ कुछ फर्जी मामले इधर उधर करके आपका कैरियर चौपट कर देंगे। ये आज के पॉलिटिशियन की ये नस्ल है। तो अब जब अफसरों ने ये देखा कि भाई ये तो हमारी चाबी किसके हाथ में है, इसी नेता के हाथ में है, वो चाबी तो मैं उसके हाथ से लेना चाहता हूं पुलिस रिफॉर्म की जब मैं बात करता हूं, ताकि उसको स्वायत्तता का अनुभव तो हो। पुलिस अधिकारी जब तक ये नहीं सोचेगा, उसके जहन में ये नहीं बैठ जाएगा कि मैं जब तक रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स कर रहा हूं मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस दिन उसके दिमाग में ये आ गया कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक काम करने पर, ईमानदारी से काम करने पर हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, उस दिन वह स्वयं धीरे धीरे सही रास्ते पे आ जाएगा। फिर भी कुछ बदमाश आदमी रहेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम सब अच्छे ही हो जाएंगे, फिर भी कुछ बदमाश आदमी रहेंगे, उनको फिर निपटा जा सकता है। पर इस समय जो व्यवस्था बन गई है उसमें लोगों ने यह देखा कि राजनेताओं के साथ चलने में ही अपनी भलाई है। इनके साथ, इनको अपने दाहिने तरफ रखो, इनको खुश रखो, ये हमसे संतुष्ट रहें। जनता संतुष्ट रहे या न रहे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह अगर संतुष्ट रहे तो हमें अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, हमारी अच्छी तरक्की होती जाएगी, पैसा भी बनता जाएगा और जिंदगी चलती रहेगी। ये एक धारणा बन गई। तो इस तरह से राजनीतिकरण बढ़ता गया। समाजवादी पार्टी की आई तो बहुत से लोगों ने उनका ठप्पा ले लिया, बहुजन समाज पार्टी की आई तो बहुत लोगों ने उनका ठप्पा ले लिया। थोड़े से रह गए 10% जो अपना न्यूट्रल रहते हैं कि भाई कोई सरकार, हमें किसी सरकार से मतलब नहीं, उनको फिर दाहिने बाएं कर दिया जाता है कि भाई जो महत्वहीन पद है उन पे बैठे रहो। तो इस तरह तो राजनीतिकरण हो गया। अब आ गए अपराधीकरण की बात पे आ गए। देखिए, राजनीति में जैसे जैसे अपराध घुसी, अब मुख्तार अंसारी अगर नेता हो जाएंगे, डीपी यादव अगर नेता हो जाएंगे, चुलबुल सिंह नेता हो जाएंगे, हाँ, इस तरह बहुत सारे धनंजय नेता हो जाएंगे, ये नेता हो जाएंगे। अब आप कहते हैं पुलिस से कि इनके सल्यूट करूं, ये नेता हो गए, ये मंत्री हैं आपके, तो झक मार के उनको सल्यूट करेंगे। आपने मुख्तार अंसारी के साथ करीब 50 से 55 आदमी लगे थे जब वो अपने पावर में थे, 50 है। अब वो सिपाही सब उनके साथ लगेंगे। वो सिपाही सुबह से शाम तक जो उनके साथ रहेंगे तो उनके मन में भी वही प्रवृत्तियां आ जाएंगी जो मुख्तार अंसारी की हैं, क्योंकि ये तो हमारे हुजूर हैं, इनको हम सुबह शाम सैल्यूट करते हैं, इनके साथ हमें काम करना है। वो जो काम कर रहे हैं उस धंधे में थोड़ा बहुत ये भी लिप्त न चाहते हुए हो जाएंगे और देखेंगे अगर कमजोर प्रवृत्ति का हुआ तो वो सोचेगा इसमें तो फायदा है, चलो हम भी इसमें बहती गंगा में हाथ धोते रहें मुख्तार अंसारी के साथ। तो अच्छा, ये तो खैर मुख्तार अंसारी तो एक माफिया डॉन था, पर आम जो नेता है उसका चारित्रिक स्तर, उसके आचरण का स्तर सब ऐसा था कि अगर वह अपराध में स्वयं भी नहीं लिप्त है तो अपराधियों से कहीं ना कहीं उसका साठ गांठ है, लेना देना है, अपराधियों को प्रश्रय करना है, अपराधियों पे वरद हस्त है, क्या वो अनाधिकृत निर्माण हो, क्या वो किसी के घर का कब्जा दिलाना हो, क्या कुछ किसी को मुकदमे से छुटाना हो, कुछ न कुछ उसका अपराधियों के ऊपर वरद हस्त जरूर है। और वो वरद हस्त फिर वो अपने जो उसके साथ संरक्षक पुलिसकर्मी चल रहे हैं उन पे हो रहा है, या वो पुलिस अधीक्षक के पास जाता है, भाई ये हमारा आदमी है, ठीक है इसने ये अपराध जरूर किया पर भाई हमारा आदमी, इसको छोड़ा दीजिए। अब पुलिस अधीक्षक ने देखा भैया ये तो साहब ये हमारी जिंदगी ये मुश्किल कर सकते, अच्छा भैया दरोगा जी जरा इनको देख लेना भाई। तो इस तरह से धीरे 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 करते करते पुलिस का अपराधीकरण भी होता गया। ये देखिए, जैसे जैसे राजनीति में जहर बढ़ता गया है वैसे वैसे पुलिस में भी
राजनीतिकरण और अपराधीकरण दोनों हुए, ये सब दोनों उसी का फॉल आउट है। राजनीति के इसी पतनशील दौर में प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के डीजीपी होते हैं जी वो नेहरू का दौर तो था नहीं, जी गांधी का दौर नहीं था, जी लगभग इसी पतनशील दौर में आप उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुखिया होते हैं, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स उसके मुखिया। फिर भी आज लोग याद करते हैं कि भाई प्रकाश सिंह ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। ये परसेप्शन, इसका मतलब निभाया जा सकता है। अभी हवाएं इतनी खिलाफ नहीं। शायद मुझे लगता है इसमें पर्सनल जो जमीर, व्यक्तिगत जमीर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो तो उसका रोल तो हमेशा रहेगा, पर यह है कि इतने आदमी आपको नहीं मिलेंगे जो जेब में इस्तीफा रख के नौकरी करें। ऐसे आदमी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। अब मैं तो नई पीढ़ी से ये कहता हूँ, मुझको तो ये सिखाया गया था कि जेब में इस्तीफा लेके काम करो, और मैंने उसको गुरु मंत्र मान लिया था। अब मैं नई पीढ़ी से ये कहता हूँ, अपने अनुभव से, पंजाब के अनुभव से, नागालैंड के अनुभव से, असम के अनुभव से, कि सिर पे कफन बांध के नौकरी करो। या तो आप जान की डरते रहिए तो फिर तो काम होगा ही नहीं, और अगर सिर पे कफन बांध लीजिए तो फिर मैं ये मानता हूँ, सिर पे कफन बांध लीजिए फिर यमराज भी आपकी इज्जत करते हैं। अच्छी बात। तो अब ये है कि इतना ज्यादा स्तर जब हो जाएगा तब तो आदमी ठीक से काम करेगा, वरना औसत आदमी कहता भाई कौन मुसीबत में पड़े। जब नेता लोग अपने बचाव में अक्सर एक तर्क देते हैं व्यक्तिगत बातचीत में, अगर मैं उनसे ही सवाल पूछता हूँ कि भाई आप लोगों ने क्या स्थिति बना दी पुलिस की उत्तर प्रदेश में, तो वो कहते हैं हमने तो इनसे नमस्ते करने के लिए बोला था, अभी पैर छूने लगे तो मैं क्या करूँ। हाँ, अब वो तो खैर पैर छूने लगे, ये तो देखिए वो तो एक फेमस स्टेटमेंट है कि मीडिया को झुकने को कहा गया, पर मीडिया तो घुटने के बल चलने लगा। तो एक बार जब आप झुकने को तैयार हो जाते हैं तो फिर वो किस हद तक झुकेंगे ये तो आपके चरित्र पर निर्भर करेगा। एक बार जब आप झुकने को तैयार हो गए कि भाई हाँ मैं इनके आगे झुकना है, इनकी आज्ञा शिरोधार्य है, चाहे वो सही हो या गलत हो, कानूनी हो या गैर कानूनी हो, पर इनकी आज्ञा शिरोधार्य। जिस दिन ये एटीट्यूड हो गया उस दिन तो फिर आप झुक भी सकते हैं, पैर भी छू सकते हैं। और आपको क्या बताएं, भारत सरकार में एक रेल मंत्री थे, वो सीनियर रेलवे अफसरों से पैर मालिश करवाते देखे गए। अब इसकी फोटो तो नहीं खींची गई, पर हाँ उनके पैर में दर्द हो रहा था तो पैर की मालिश के लिए खास तौर का तेल का उन्होंने आग्रह किया, वो तेल आया और बड़े सीनियर रेलवे अफसर तेल की मालिश कर रहे थे। तो ये एक बार जब आप झुकने को तैयार हो जाएं तो किस स्तर तक जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि सिंह साहब मैं आज तक यही नहीं समझ पाया, तमाम बुद्धि मैंने लगाई, तमाम मानसिक परिश्रम किया कि किसी के कहने से कोई बंद कैसे क्यों हो और किसी के कहने से कोई छूट क्यों जाए। कानून के कहने से आदमी बंद होना चाहिए और कानून की इजाजत से छूटना चाहिए। देखिए उसी कानून में एक जज है सजा देता है, दूसरा जज होता है क्विट कर देता है। कानून एक ऐसी थानों की बात में कर रहा हूँ कि थाने में कोई बंद हो जाता है किसी के टेलीफोन से और किसी के टेलीफोन से छूट के बाहर आ जाता है। देखिए एक तो कानून का इंटरप्रिटेशन की बात है और दूसरी बात उस कानून को आप लागू करें या न लागू करें ये भी निर्भर करता है। अब कोई आदमी विद्रोहात्मक बयान देता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। यही दिल्ली में जी एक महिला थी जिन्होंने देशद्रोही जैसा बयान दिया, वो छूट गई क्योंकि उनका प्रभाव था। कोई और देशद्रोही जैसा बयान देता है तो पकड़ लिया जाता है। तो ये तो आजकल इस पे निर्भर करता है ऊपर से क्या इशारा होता है। अब इसी तरह सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। एक बार उत्तर प्रदेश के ही एक नेता है, उनके खिलाफ चाबी लग जाती है, एक बार चाबी ढीली हो जाती है। उत्तर प्रदेश के तो दो बड़े नेता हैं। अब हाँ जहाँ दो बड़े नेता हैं, तो ये तमाशा तो होता रहता है। ऊपर से जैसा इशारा मिलता है कानून उतना लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है। और सबसे शर्म की बात ये कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के वकील को इस मामले में लताड़ा भी कि आप हर तारीख पर नया रुख लेके आ जाते हैं अदालत में। जी हाँ, और उसी सीबीआई ने फिर मतलब सीबीआई को इसलिए भी लताड़ा कि आप ये सब जांच क्यों कर रहे हैं अपने चार्टर के आगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि एकदम दूध की धुली है। सुप्रीम कोर्ट से भी गलत फैसले आते हैं, गलत निर्देश आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज हैं वो भी तो आखिर हमारे आपके बीच से ही निकले हैं। उनको भी प्रलोभन हो जाता है, उनके ऊपर भी कुछ असर आ जाता है। ऐसे ऐसे दृष्टांत हुए हैं। सिंह साहब यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, छोटे सा ब्रेक। बस हम यूं गए और यूं आए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए समाचार प्लस। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई।
1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को